हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन पाठशाला पर। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉप 25 MCQ जीके सीरीज। इस सीरीज को सभी सब्जेक्ट को मिक्स करके बनाया गया है। ये इस सीरीज में सभी ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। इस सीरीज में जो भी क्वेश्चन है इससे पहले भी 2 पार्ट अपलोड कर दिया गया है। आप लोग उन दोनों को नहीं देखें तो पहले उन दोनों को देख लें। साथ ही इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बनाते चले। साथ ही आपको यदि इस तरह का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उससे ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर ले। दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डूरंड कप। साथ ही फुटबॉल की बात आई तो फुटबॉल से रिलेटेड अन्य सभी प्रश्न देख लेंगे। फुटबॉल का जन्म किस देश में हुआ? तो इसका आंसर हो जाता है इंग्लैंड में। और भारत में फुटबॉल अंग्रेजों के द्वारा लाया गया और भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब है। मुद्रा संकुचन अवस्था में मुद्रा क्रय शक्ति क्या होता है? तो मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की जो क्रय शक्ति है ये बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाती है। तो ये मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। जस्ट इसका अपोजिट मुद्रा संकुचन को डिफ्लेशन बोलते हैं, साथ ही अपस्फीति बोलते हैं। अपवर्ड से बनाएगा स्फीति, अपस्फीति हो जाएगा। यदि मुद्रा स्फीति की बात आती है तो मुद्रा स्फीति की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। अब जान लेते हैं मुद्रा संकुचन अथवा अपस्फीति या डिफ्लेशन क्या होता है। तो मुद्रा संकुचन जब बाजार में मुद्रा की कमी हो जाती है तो कीमतें गिर जाती है और उत्पादन और व्यापार गिर जाता है, परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ती है और यही अवस्था मुद्रा संकुचन कहलाता है। यदि इसी को देखें दूसरे शब्दों में तो यह मुद्रा स्फीति के जस्ट अपोजिट होता है और जिसके कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमत गिर जाती है और लोग सीमित धन के साथ ही अधिक सामान खरीद सकते हैं। यही है मुद्रा संकुचन या अपस्फीति। जस्ट इसके अपोजिट जो है मुद्रास्फीति, यदि उसको देखें तो जब वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है और इस प्रकार पैसों की खरीद शक्ति कम हो जाती है, उसे बोलते हैं मुद्रास्फीति। बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, B1। B1 के कारण बेरी नामक रोग होता है और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। और विटामिन B1 का अच्छा स्रोत मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, यकृत, अंडा, सब्जियां इत्यादि है। साथ ही जानेंगे विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है और विटामिन A की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। न्यूटन किसकी इकाई है? तो न्यूटन बल का SI मात्रक है। साथ ही न्यूटन ने जो पहली बार भौतिकी में सर्वप्रथम भौतिकी के जो भी नियम है वो उसका सर्वप्रथम प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, इसीलिए न्यूटन को भौतिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। यहाँ बात आई बल की, तो बल क्या है? तो बल वह भौतिक राशि है जो किसी भी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है, यही बल है। दल विहीन लोकतंत्र के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र का विचार दिया था। साथ ही संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण ने मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया और साथ ही सिंह शब्द अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने की बात सर्वप्रथम गुरु गोविंद सिंह ने किया। और 5 ककार में आ जाता है केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा। फाहियान किसके समय भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये याद रखेंगे। बात आई चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया और चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम था। भारतीय रेलवे नेटवर्क विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेलवे का नेटवर्क विश्व में दूसरा स्थान है और विश्व में प्रथम स्थान किस देश के रेलवे नेटवर्क का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के रेलवे नेटवर्क का विश्व में प्रथम स्थान है।
साथ ही भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच कुल 34 किलोमीटर के बीच चलाई गई थी। और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो 1950 ईस्वी में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और भारतीय रेल के प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी किस पे है, तो भारतीय रेलवे बोर्ड पे है। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का आविष्कारक अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में किया था। और हाइड्रोजन बम जो है ये परमाणु बम की अपेक्षा 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। सूर्य के बाहरी सतह को क्या कहते हैं, तो सूर्य के बाहरी सतह को कोरोना कहते हैं। और साथ ही जानेंगे सूर्य के बाहरी सतह को कोरोना कहते हैं। और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को कोरोना कहते हैं और इसे ही सूर्य मुकुट भी कहते हैं। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कोरोना से प्रकाश की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित में से किस धातु के कारण इटाई इटाई रोग होता है, तो कैडमियम के कारण इटाई इटाई रोग होता है। और कैडमियम के कारण यदि व्यक्ति के शरीर में कैडमियम की अधिकता हो जाती है तो उसकी हड्डी की भंगुरता हो जाती है और किडनी फेलियर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इटाई इटाई रोग का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में जानेंगे। जापान में जब जोड़ों में दर्द होता है तो इसे इटाई बोलते हैं और यहीं से वर्ड आया इटाई इटाई रोग। ये कैडमियम की अधिकता से होता है। साथ ही स्ट्रांसियम 19 की अधिकता से बोन कैंसर होता है। और नाभिकीय विकिरण से जो सर्वाधिक प्रभावित अंग है वो है अस्थि मज्जा। और जो जिस पर सबसे पहला प्रभाव पड़ता है, सर्वप्रथम प्रभावित अंग है त्वचा। सबसे पहले त्वचा पे प्रभाव डालता है और सबसे अधिक प्रभाव की बात करें तो वो अस्थि मज्जा होता है। अल्कोहल के सेवन से सिरोसिस नामक बीमारी होती है और उत्तक में लोहे की उपस्थिति के कारण सिडरोसिस नामक बीमारी होती है। यहाँ जो सुनने में सेम लग रहा है सिरोसिस और सिडरोसिस, इसमें फर्क है। सिरोसिस रॉ है और एक है सिडरोसिस। तो अंतर यही है, सिरोसिस अल्कोहल के सेवन से होता है और सिडरोसिस उत्तक में लोहे की उपस्थिति के कारण होता है। और तांबे की अधिकता से विल्सन नामक बीमारी होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे याद रखेंगे। तांबे की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, कॉपर की अधिकता से तो विल्सन नामक बीमारी होती है। और पारा की अधिकता से मिनीमाता नामक रोग होता है। वाहनों के ईंधन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि, तो वाहनों के ईंधन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि वह पेट्रोल को जमने से रोकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोल को जमने से रोकता है, प्रिवेंट्स पेट्रोल फ्रॉम फ्रीजिंग। और पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल इत्यादि एक द्रव ईंधन है। और अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिलाया जाता है तो इसे पावर अल्कोहल कहते हैं, जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। मोटर कार में शीतलन यंत्र, जिसको रेडिएटर बोलते हैं, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालन और विकिरण। साथ ही जानेंगे चालन क्या है, तो चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान में परिवर्तन किए बिना पहुंचती है, तो यही चालन है। बिना परिवर्तन किए पहुंचे तो चालन होगा। और विकिरण क्या है, तो वह विधि जिसमें ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना माध्यम को गर्म किए सीधी चाल से सीधी रेखा में संचारित होती है, तो ये विकिरण कहलाता है। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव पार्वती का अंकन है। और हर्ष का जो उपनाम है उसे शिलादित्य उपनाम धारण किया था, शिलादित्य। और हर्ष के समय में नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का महान केंद्र था। और हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था, प्रसिद्ध था सूती वस्त्र के निर्माण के लिए। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे। साथ ही बात आई एक प्रश्न में सिक्के की बात, तो सिक्के से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं जो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मोहम्मद गोरी के सिक्के पे किस देवी देवता का अंकन था, तो लक्ष्मी का। इम्पोर्टेंट होने की वजह यह भी है कि एक मुस्लिम शासक होते हुए माँ लक्ष्मी का अंकन था, हिंदू देवी देवता का अंकन था, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मोहम्मद गोरी के सिक्के पे लक्ष्मी का अंकन था। और अकबर के सिक्के पे राम, सीता, सूर्य, चंद्रमा एवं बाज, ये सभी के चित्र अंकित थे। और साथ ही एक और प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त के सिक्के पे किसका अंकन था, तो समुद्रगुप्त के सिक्के पे वीणा वादन का अंकन था। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। साथ ही देखेंगे 8 अक्टूबर क्यों फेमस है, तो 8 अक्टूबर को विश्व वायुसेना दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। साथ ही जानेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर
ने राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना की थी? और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा इत्यादि पत्रिकाओं का संपादन किया था। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल की एक टीम में कुल 5 खिलाड़ी होते हैं। और बास्केटबॉल की बात है तो बास्केटबॉल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किया था। यदि सेपरेट प्रश्न पूछा जाए कि बास्केटबॉल का जन्म किस देश में हुआ, तो अमेरिका में हुआ। और किस व्यक्ति ने किया, तो जेम्स स्मिथ ने किया। कब किया, तो 1891 ईस्वी में किया। भारत में सर्वप्रथम बास्केटबॉल का खेल 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था और इसका पहला विश्व चैंपियन मैच 1950 ईस्वी में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन ने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। और नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। साथ ही एक और अन्य प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रफलगर का युद्ध कब हुआ? तो 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच। और नेपोलियन किसका नेतृत्व कर रहा था? तो फ्रांस का। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच भी ट्रफलगर का युद्ध कह सकते हैं, या इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को हुआ था। साथ ही नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन का कोड कहते हैं। मपूतो किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न, मपूतो किस देश की राजधानी है? तो ये है मोजाम्बिक। साथ ही ऑप्शन में आए अन्य सभी देश की राजधानी को देख लेते हैं। घाना की राजधानी अकरा, अंगोला की राजधानी लुआंडा और सेशेल की राजधानी विक्टोरिया। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो ग्रैंड स्लैम, अक्सर स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, ग्रैंड स्लैम केवल टेनिस मार के आ जाते हैं, लेकिन ये गलत है। ग्रैंड स्लैम टेनिस और ब्रिज दोनों होगा। तो याद रखेंगे किस खेल से संबंधित है, टेनिस एवं ब्रिज। बात आती है ब्रिज की, तो ब्रिज खेल की शुरुआत 1900 ईस्वी में हुआ और इसे कॉन्टैक्ट ब्रिज की शुरुआत अमेरिकन नाविक एस वंडेरबिल्ट के द्वारा किया गया था। साथ ही जो लॉन टेनिस है, इस लॉन टेनिस में 4 प्रतिष्ठित प्रतियोगिता टूर्नामेंट होता है, जिसको अफवाह ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, AFWA। तो वर्ष का सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रांस, फिर विंबलडन, फिर अमेरिका या USA। लास्ट वाले ए से USA सीरीज या USA का जो ओपन है, या अमेरिका याद रख सकते हैं, अमेरिका से USA को। तो ये है। साथ ही टेनिस में ग्रैंड स्लैम का जो सर्वप्रथम प्रयोग है, न्यूयॉर्क टाइम्स के लेखक जॉन कीरन के द्वारा किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में अवस्थित है। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में देखे गए हैं, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे कि भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो कानपुर। साथ ही ऑप्शन में आए अन्य सभी जगह किस चीज़ का शोध संस्थान है, इसको भी याद रखेंगे। देखेंगे उसमें पहला कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो शिमला में है। संगीत कला केंद्र आगरा में है। औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान लखनऊ में है। और लखनऊ में एक और महत्वपूर्ण है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ये सभी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में देखे गए हैं, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सुंडागर्त अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है हिंद महासागर में सुंडागर्त अवस्थित है। बात आई सुंडागर्त की, तो इसका देखेंगे सुंडागर्त की लंबाई कितना है, गहराई कितना है, तो 8152 मीटर इसकी गहराई है। और साथ ही यदि सुंडागर्त की बात आती है किस महासागर में है, तो इसका राइट आंसर हिंद महासागर है। यदि पूछा जाए कि हिंद महासागर की किस ओर, किस जगह पर अवस्थित है, तो इसको याद रखेंगे हिंद महासागर के जावा द्वीप पे अवस्थित है। और साथ ही हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कभी कभी पूछा जाता है, तो मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। और हिंद महासागर में जो सुंडा ट्रेंच है, सुंडागर्त है, ये किस द्वीप पे है, तो इसको याद रखेंगे जावा द्वीप पे है। अब बात आई कि समुद्र की गहराई, सबसे हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु सुंडागर्त है। और साथ ही पूछा जाता है कि विश्व का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो वो प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त है, जिसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। तो हम लोग देखें कि हिंद महासागर का जो गर्त है, जो कि सुंडा गर्त है, वो जावा द्वीप पे है। उसी तरह से प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है, मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त, ये किस द्वीप पे है, तो ये गुआम द्वीप पे है। ये याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये किस द्वीप पे अवस्थित है, तो ये गुआम द्वीप पे अवस्थित है। और साथ ही यदि पूछा जाए कि मेरियाना ट्रेंच जो कि सबसे गहरा बिंदु है, ये इसकी गहराई कितनी है, तो 11,033 मीटर इसकी कुल गहराई है।
हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ। और इसकी प्रारंभ कब और क्यों हुआ तो इसको जानेंगे। 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत अर्थात हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखेंगे। साथ ही बात आई मुस्लिम जगत की, मुस्लिम संवत की, तो कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है और मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार तक राष्ट्रपति बन सकता है? तो इसका राइट आंसर है 2 बार तक, जिसको उदाहरण के रूप में बराक ओबामा को देख सकते हैं कि 2 बार राष्ट्रपति बने, तीसरी बार वो निर्वाचन के लिए योग्य नहीं रह गए थे। तो बात आई अमेरिका की। यदि भारत की बात की जाए तो भारत में एक ही व्यक्ति चाहे जितनी बार हो सके वो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। और भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, जो प्रणाली है, उसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लास्ट प्रश्न है कि लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू की हुआ? लॉर्ड मैकाले का जो शिक्षा पद्धति है 1835 ईस्वी में लागू हुआ और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। और मैकाले की बात आई तो मैकाले के द्वारा कानून का वर्गीकरण किया गया था। ये सभी 25 MCQ आप लोग इसे बार बार देखें, इसका नोट्स बना ले। इसके PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाए। टेलीग्राम लिंक से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF प्राप्त करने के बाद उसे बार बार रिवीजन करें, बार बार बनाएं। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम में आपको बहुत मदद कर सकता है। दोस्तों, इस चैनल पे आप नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।